नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो आज की कक्षा में हम आदिकाल के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आप ये मानकर चले कि आदिकाल का पूरा निचोड़ है और जो भी आदिकाल को लेकर हमें प्रश्न आएंगे परीक्षाओं में वो ज़्यादातर यही से आने वाले हैं। तो आप कक्षा को अंत तक अवश्य देखना। और जब आप कक्षा देखने बैठोगे तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना और जितने भी क्वेश्चन आप करोगे उनकी आप नंबरिंग कर लेना 1 2 के हिसाब से। और साथ साथ में उनके उत्तर भी लिखते जाना कि कौन सा सही हुआ है और कौन सा गलत हुआ है। और कक्षा के अंत में जब आप कक्षा खत्म हो जाएगी तो जो जो प्रश्न आपके गलत हुए होंगे उनको एक बार किताब में जाकर उस विषय को एक बार अवश्य देख लेना, जिससे कि आपका वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा वो पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करोगे और सीधे ही क्लास देकर चले जाओगे कि आपने हाँ इतने प्रश्न किए, आपको इतने प्रश्न आते थे और इतने नहीं आते थे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। क्योंकि जितने आपको आते थे वो तो वैसे भी आते ही थे, लेकिन जो नहीं आते थे आवश्यक प्रश्न वो हो जाते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए, जो हमें नहीं आते। ठीक है, इसलिए उनको देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा कब से प्रारंभ मानी है? आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का आरंभ कब से माना है। ऑप्शन ए है छठी सदी से, बी सातवीं सदी, सी नौवीं शती या डी 10वीं शती से। आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कब से आदिकाल की समय सीमा प्रारंभ मानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छठी शती से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? ए पृथ्वीराज रासो, बी पवनचर्यू, सी महापुराण या डी श्रावकाचार। इनमें से आपको बताना है कि हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी श्रावकाचार। और इसके साथ साथ आप इन सभी के जितनी भी रचनाएं हैं इनके आपको लेखकों को नाम भी पता होना चाहिए कि किस किस ने इन ग्रंथों की रचना की। सबसे पहला है पृथ्वीराज रासो, जिसके की लेखक थे चंद बरदाई। कौन? चंद बरदाई। इसके बाद है पवनचर्यू, जिसके की लेखक थे स्वयंभू। ठीक है, इसके बाद है महापुराण, जिसके की लेखक थे पुष्पदंत। और इसके बाद है श्रावकाचार, जो कि लिखी देवसेन ने। ठीक है, तो इन सभी को आप याद कर लेना। और आप ऐसे मत देखो कि ये कोई एक प्रश्न है, जैसे कि मैंने बताया कि इन सभी लेखकों के आपको इनकी रचनाओं के नाम पता चल गए और इनकी लेखकों के नाम भी पता चल गए, तो आप एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप एक एक जो भी ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं उन्हें भी आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जिससे कि आपका ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। आपको इनमें से असंगत छांटना है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है वीर काल रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन और चौथा है जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आपको इनमें से असंगत कथन छांटना है, असंगत छांटना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वीरकाल रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरकाल नहीं वीर गाथा काल कहा है। और वीरकाल किसने कहा? वीरकाल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो देख लेना किसने वीरकाल कहा और किसने वीरगाथा काल। और बाकी सब यही है, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने, जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? आपको बताना है कि जो ग्रंथ है महापुराण, जिसके की लेखक कौन बताया अभी मैंने? पुष्पदंत। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने महापुरुषों के जीवन का वर्णन किया गया है। ए 63, बी 65, सी 68 या डी 70। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 63 महापुरुषों का जीवन वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा 500 प्रश्न है, चर्यापद किसकी रचना है? ए सरहप्पा, बी लुइपा, सी विरुप्पा या डी शबरप्पा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शबरप्पा। चर्यापद किसने लिखी? शबरप्पा ने। ठीक है, इसके बाद हमारे अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? ए शालिभद्र सूरी, बी विजय सेन सूरी, सी विनय चंद्र सूरी या डी जिनधर्म सूरी। आपको बताना है कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शालिभद्र सूरी। ठीक है, इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है? जब मैं आपको आदिकाल पढ़ा रहा तो मैंने आपको ये सब पढ़ा है कि किस किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ए है राजसूय, बी राजयश, सी रसायन और डी रासक। तो आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रासक से।
और राजसूय से किसने मानी है? राजसूय से मानी है गारसा दत्तासी ने। राजस से मानी है हरप्रसाद शास्त्री ने। और रसायन से किसने मानी है दोस्तों? रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इन सभी को आप याद रख लेना। मैंने जैसे पहले ही बताया कि एक जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, विकल्प जो भी हैं, आप उनको भी ध्यान से देखना। उनमें भी एक विकल्प में एक एक प्रश्न बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? जो पृथ्वीराज रासो है इसका लेखक कौन है? चंद बरदाई। और ये जो पृथ्वीराज रासो है ये अलग अलग सर्गों में बांटा गया है और आपको बताना है कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं। ए 64, बी 68, सी 69 या डी 67। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 69 सर्ग, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला 9वां प्रश्न है, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए केदार भट्ट, बी मधुकर कवि, सी श्रीधर या डी जगनिक। आपको बताना है कि जयचंद प्रकाश किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भट्ट केदार ने, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है, यह कथन किस विद्वान का है? आपको बताना है कि जो ऊपर कथन दिया गया है, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है, यह कथन किसने कहा है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्र बंधु, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है कि इनमें से किसने यह कथन कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मिश्र बंधु ने, ठीक है। इसके बाद हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है? आपको नीचे विद्वानों के नाम दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। ए मिश्र बंधु, बी कर्नल टॉड, सी मुंशी देवी प्रसाद या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि इनमें से किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो पृथ्वीराज रासो है उसे अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसके बाद जो मिश्र बंधु और कर्नल टॉड हैं ये इसे एक अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं और मुंशी देवी प्रसाद इसे अप्रमाणिक मानते हैं। ये जो ऊपर बताया मैंने अर्ध प्रमाणिक कहा शायद, सॉरी, जो मिश्र बंधु और कर्नल टॉड हैं ये इसे एक प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं और जो मुंशी देवी प्रसाद है ये अप्रमाणिक मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और अर्ध प्रमाणिक मानते हैं मुंशी देवी प्रसाद, ठीक है। ये चारों बातें आप याद रखना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में हमें सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? विजयपाल रासो, बिसलदेव रासो, पद्मावत या पृथ्वीराज रासो। आपको उत्तर देना है कि सबसे पहले हमें बारहमासा का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बिसलदेव रासो में हमें सबसे पहले बारहमासा का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? आपको बताना है कि स्वयंभू जो आदिकाल के कवि थे उसे हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। आपके ऑप्शन है ए राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल शंकरत्यायन या डी शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राम कुमार वर्मा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी धनपाल या डी जोइंदू। आपको बताना है कि परमात्मा प्रकाश किसने लिखी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जोइंदू, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और हर जगह लगभग पूछा ही जाता है। आपको बताना है कि इनमें से मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी चंद बरदाई या डी दामोदर शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विद्यापति। और इन्हें मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक रचना लिखी थी पदावली नाम से, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई थी और उस रचना के बाद ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया, ठीक है। इसके बाद हमारा 16वां प्रश्न है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए विद्यापति, बी चंद बरदाई, सी अमीर खुसरो या डी जगनिक। आपको बताना है कि अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, ठीक है। आप और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विद्यापति को ही अभिनव जयदेव कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राउल वेल किसकी रचना है? ए कुशल लाभ, बी मधुकर, सी रोड कवि या डी धनपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रोड कवि ने राउल वेल लिखी है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 83, बी 84, सी 85 या डी 86। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 84।
आपको याद रखना है कि जो नाथ थे, जैसे आदिकाल में है धार्मिक साहित्य लिखा सिद्धों और नाथों ने, तो जो नाथ थे उनकी संख्या है 9 और 84 हैं सिद्ध, ठीक है, नवनाथ और 84 सिद्ध, ठीक है। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था? ए 10, बी 11, सी 12 या डी 14? देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, ये हमें पता है, लेकिन उन्होंने 12 रचनाओं के आधार पर जो आदिकाल है उसे वीरगाथा काल नाम दिया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी 12, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल्य, जगनिक, नलसिंह भाट या दलपति विजय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नरपति नाल्य की रचना है बिसलदेव रासो। और जगनिक ने लिखी परमाल रासो, नलसिंह भाट ने लिखी विजयपाल रासो और दलपति विजय ने लिखी खुमान रासो, ठीक है। ये बातें आप ध्यान में रखना कि किस किस ने रचनाकार ने कौन कौन सी रचना लिखी है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? ए मिश्र बंधु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल संकृत्यायन या डी राम कुमार वर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन ने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला 22वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए बिसलदेव रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी संदेश रासक या डी खुमान रासो? आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पृथ्वीराज रासो को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ या काव्य ग्रंथ? आपको बताना है कि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो कि लिखा दामोदर शर्मा ने, यह किस प्रकार का ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी व्याकरण ग्रंथ, यह एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो, चंदबरदाई, सरप्पा या दामोदर शर्मा? आपको बताना है कि आदिकाल में सबसे पहले खड़ी बोली को काव्य की भाषा किसने बनाया, यानी कि अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ने, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ए पिंगल, बी दोहा चौपाई, सी डिंगल या डी कवित सवैया? आपको बताना है कि इनमें से जो आदिकाल में वीर रस की रचनाएं लिखी गई, इनमें से किस शैली का प्रयोग उन वीर रस की रचनाओं में किया गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डिंगल शैली का, ठीक है, और इसका सही उत्तर होगा सी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? अपभ्रंश काल, सिद्ध सामंत काल, अंधकार काल या संधि काल या चरण काल? आपको बताना है कि इनमें से रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो जो रामकुमार वर्मा है उन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए गोरखनाथ, बी गोपीचंद नाथ, सी चौरंगी नाथ या डी नागार्जुन? आपको बताना है कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गोरखनाथ, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के अंतर्गत नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ऊपर ही मैंने बताया कि जो नाथ साहित्य है उसमें 9 नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जयमेक जश चंद्रिका किसकी रचना है? ए भटकेदार, बी गोपीचंद, सी ज्योतिश्वर ठाकुर या डी मधुकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मधुकर। जयमेक जश चंद्रिका किसने लिखी? मधुकर ने लिखी, ठीक है। इसके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य या लौकिक साहित्य? आपको बताना है कि आदिकाल में इसमें से किस साहित्य की प्रमाणिकता पर सबसे ज़्यादा संदेह किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासो साहित्य, क्योंकि आदिकाल में जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें से सबसे ज़्यादा जो संदिग्ध रचनाएं मिलती हैं वे हमें रासो साहित्य की ही मिलती हैं। तो आज के साथ इसी के साथ आज की इस कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे मैं भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पे भी MCQ के सत्र लाता रहूँगा।
तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लेना ताकि आपको कक्षाएं समय समय पर मिलती रहें। ठीक है।